चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, लास्ट फ्राइडे यूएस इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट डेटा पब्लिश हुआ था कि वहां पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे कि हम हेडलाइन इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं, उसका डेटा की जो रेट थी वो 10.49% थी, जो कि लास्ट 13 ईयर का हाई है। और इसी के साथ साथ आज हमारी इकोनॉमी में भी होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा पब्लिश हुआ था, विच केम एट समवेयर अराउंड मोर देन 12%। तो दोस्तों, क्या ये बढ़ती महंगाई हमारी स्टॉक मार्केट की रैली और ग्लोबल स्टॉक मार्केट की रैली को डिरेल करके फिर से मंदी की तरफ ले जाएगी या नहीं? माय डियर फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा NIWS के एजुकेशनल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम इस बढ़ती महंगाई के बारे में बात करेंगे कि क्या ये बढ़ती महंगाई हमारी इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी को फिर से मंदी की तरफ लेकर जाएगी या नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये महंगाई दर होती क्या है, या इन्फ्लेशन रेट के इंक्रीज होने से क्या स्टॉक मार्केट पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है या नहीं। अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन का मतलब है कि जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं उसकी महंगाई बढ़ने से क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम कंज्यूमर स्पेंडिंग की तरफ आते हैं। तो अगर कंज्यूमर स्पेंडिंग की बात की जाए तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक साल पहले मैं कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में खरीद सकता था और एक साल के अंदर अगर उसकी महंगाई 10% बढ़ जाती है, तो इसका मतलब है जो प्रोडक्ट मैं एक साल पहले 100 रुपए में खरीद सकता था, अब उसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मुझे 110 रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो कंज्यूमर की बात करें तो हमारी परचेजिंग पावर कैपेसिटी कम हो जाएगी, एंड द सेकेंड पॉइंट वुड बी कि हमारी कंज्यूमर स्पेंडिंग डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हमारी कंज्यूमर स्पेंडिंग डिक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर आएगा। अब इस नेगेटिव इम्पैक्ट के वजह से हम देखते हैं कि स्टॉक मार्केट पे इसका इम्पैक्ट किस तरीके से आएगा। तो दोस्तों, अगर मैं कोविड-19 की बात करूं तो सारी की सारी ग्लोबल इकोनॉमी मंदी के दौर में आ गई थी, और उस मंदी से उभरने के लिए वर्ल्ड की सारी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया था। कि जी हाँ दोस्तों, कि इस मंदी से उभरने के लिए सारे के सारे सेंट्रल बैंक्स मार्केट में मनी प्रिंट करना शुरू कर दिए, सो दैट की मनी की सप्लाई इंक्रीज होने के वजह से इकोनॉमिक रिकवरी आ सके। और इसके साथ साथ ब्याज दर को डिक्रीज करना शुरू कर दिया था। अब ब्याज दर के डिक्रीज करने से और मनी सप्लाई को इंक्रीज करने से इकोनॉमिक रिकवरी मार्केट में आ गई, या रियल इकोनॉमी में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में वी शेप रिकवरी आ गई थी और मार्केट अपने नए हाई पर फिलहाल है। लेकिन इस इकोनॉमिक रिकवरी के बीच में जैन 2021 से महंगाई धीरे धीरे सर उठाना शुरू कर दिया, और आज जो इकोनॉमिक डेटा आया है महंगाई दर का, वो लास्ट 13 इयर्स के हाई पे है। मतलब महंगाई के ये लेवल्स हमने 2008 में देखे थे। और दोस्तों, 2008 के अंदर जो मार्केट में मंदी आई थी उसका हम सबको पता ही होगा। तो दोस्तों, देखते हैं कि क्या इस बार भी ये बढ़ती महंगाई दर स्टॉक मार्केट की रैली को डीरेल करेगी कि नहीं करेगी। और अगर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात की जाए तो पॉइंट नंबर 1, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाएगी क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी कम हो जाएगी। अब आते हैं हम कंपनीज के ऊपर कि क्या कंपनीज को इस बढ़ती महंगाई के वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा। तो अब कंपनीज की बात करें तो एफएमसीजी, पेंट, केमिकल, ऑटोमोबाइल्स, इनके अंदर रॉ मटेरियल कॉस्ट के इंक्रीज होने के वजह से होगा क्या कि इनकी अगर प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है या इनपुट की कॉस्ट है, रॉ मटेरियल के बढ़ने के वजह से इंक्रीज हो जाएगी। अब कंपनी दो ही चीज कर सकती है, या तो इनपुट कॉस्ट को खुद एब्जॉर्ब कर ले या कंज्यूमर को पास ऑन कर दे।
लेकिन कोविड 19 के वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग पहले ही कम थी और दूसरा महंगाई के बढ़ने के वजह से कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो ऑलरेडी डिक्रीज हो चुकी है। सो कहीं ना कहीं कंपनी को उस इनपुट कॉस्ट की जो महंगाई दर बढ़ने के वजह से है वो उसे खुद ही एब्जॉर्ब करना होगा और इसके वजह से उसका जो बैलेंस शीट है या प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर होगा। एंड इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं सेंट्रल बैंक्स की, तो सेंट्रल बैंक अक्रॉस द वर्ल्ड कोविड 19 की मंदी से उबरने के लिए इंटरेस्ट रेट को कंसिस्टेंट डिक्रीज करते चले जा रहे थे और इसके साथ साथ मनी सप्लाई को कंसिस्टेंट इंक्रीज करते चले जा रहे थे। मतलब नोट प्रिंट करने के वजह से और इंटरेस्ट रेट नीचे करने के वजह से मार्केट में जो वी शेप रिकवरी आई है ये एक्चुअल डिमांड के वजह से नहीं आई थी बल्कि एक्सेस मनी सप्लाई एंड लिक्विडिटी बूस्ट के वजह से आई थी। बट अब सेंट्रल बैंक के पास वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है क्योंकि बढ़ती महंगाई के वजह से सेंट्रल बैंक को अगर उस महंगाई को कंट्रोल करना है तो उसके लिए उसको इंटरेस्ट रेट को धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू होगा। सो बेसिकली यहाँ पे ये नेगेटिव इम्पैक्ट के वजह से हो सकता है कि स्टॉक मार्केट की ये जो रैली लिक्विडिटी बूस्ट के वजह से आई है ये कहीं ना कहीं पटरी से उतर के मंदी के तरफ फिर से जा सकती है। और इसके साथ साथ अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी तो जो बैंक्स है जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स अवेलेबल है उसके अंदर नेगेटिव यील्ड आना शुरू हो जाएगी। सो क्या ये बढ़ती महंगाई सारे के सारे सेक्टर्स के लिए नेगेटिव होगी या नहीं, ये देखते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बढ़ती महंगाई की वजह से कौन से सेक्टर्स है जिसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और कौन से सेक्टर्स है जिसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ये भी हम देखते हैं। तो सेक्टर की अगर बात करें तो वो सेक्टर्स जिनमें रॉ मटेरियल यूज होता है लाइक एफएमसीजी जिसे हम फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कहते हैं, पेंट इंडस्ट्री हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गई, केमिकल इंडस्ट्री हो गई जिसमें रॉ मटेरियल का कंजम्पशन होता है फॉर प्रोडक्शन। तो बढ़ती महंगाई के वजह से इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ने के वजह से इन सेक्टर्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो क्या कोई सेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है? तो दोस्तों अगर मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करूं तो मेटल एंड माइनिंग की जो मेटल प्रोड्यूस करते हैं, इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर है, इन सेक्टर्स के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है बढ़ती महंगाई का क्योंकि बेसिकली दे मैन्युफैक्चर द रॉ मटेरियल विच इज यूज्ड एज एन इनपुट इन अदर सेक्टर्स। मतलब कि वो रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करते हैं या माइन करते हैं जो बाकी इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है। तो दोस्तों जैसा कि हम फिलहाल देख रहे हैं कि मार्केट में ऑल टाइम हाई पे आने के बावजूद मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स फिलहाल फ्लैट हो गए हैं, लेकिन अगर मैं मेटल सेक्टर की बात करूं लाइक टाटा स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, तो ये अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं और पिछले 5 से 6 महीने के अंदर समवेयर अराउंड 50 टू 100% तक का रिटर्न दे चुके हैं। सो बेसिकली बढ़ती महंगाई के वजह से एक इन्वेस्टर को सतर्क रहना चाहिए कि ये महंगाई हो सकता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट की रैली को डिरेल कर दे और ट्रेडर्स को कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। और ट्रेडर्स की अगर बात की जाए तो उन्हें कॉशियस हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेटा जो है वो महंगाई दर का जो डेटा फिलहाल हमारे पास अवेलेबल है या लास्ट फ्राइडे यूएस इकोनॉमी का और आज हमारी इकोनॉमी का डेटा जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट को मंदी की तरफ ले जाने में सक्षम हो सकता है। तो दोस्तों एज अ ट्रेडर हमें कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए एंड हमें वेट करना चाहिए सेल सिग्नल का, चाहे वो आपका टेक्निकल का डेटा हो या ऑप्शन चेन एनालिसिस का डेटा हो। क्योंकि अगर मैं ट्रेडिंग के अंदर तीनों चीजों को यूटिलाइज करूं कि फर्स्ट मेरा टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है, दूसरा मेरा डेरिवेटिव्स का ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन, वॉल्यूम क्या कह रही है और इसके साथ साथ इकोनॉमिक डेटा, अगर तीनों को क्लब किया जाए तो बेसिकली एज अ ट्रेडर मैं इस मार्केट से मोटा मुनाफा कमा सकता हूं।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने महंगाई के बढ़ने से क्या स्टॉक मार्केट की रैली को रोका जा सकता है और उसे मंदी की तरफ खींचा जा सकता है कि नहीं, उसके बारे में डिस्कस किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो दोस्तों आने वाले सेशंस में हम लाइव वेबिनार सीरीज भी लेकर आएंगे जिसमें आप वन ऑन वन डिस्कशन कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं दीपक शर्मा आपसे अलविदा लेता हूं। वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। गुड बाय।